सोचो, रात का समय है, बाहर खामोशी है, एक अजीब सी सुकून भरी लहर हवा में घूम रही है। तुम अपने बिस्तर पर लेटे हो, आंखें बंद करते हो, सब कुछ चुप है, लेकिन फिर भी कुछ है जो बाकी रहता है। तुम्हारी सांस चल रही है, तुम्हारे दिल की धड़कन हल्की सी महसूस होती है, और सबसे ज्यादा एक चीज तुम्हें सबसे गहरी तरह से छूती है, जागरूकता। यही जागरूकता, यही चेतना सबसे बड़ी और सबसे पुरानी पहेली है। यही वो चीज है जो तुम्हें अपने होने का एहसास कराती है। तुम्हारी सारी सोच, तुम्हारी सारी यादें, तुम्हारा पूरा जीवन इस एक अनजान सी रोशनी के अंदर घूमता है। हम इसे चेतना, कॉन्शियसनेस कहते हैं। लेकिन असल में चेतना क्या है? जब हम एक कुर्सी को देखते हैं, हम उसकी आकृति, उसका रंग, उसका बनावट समझ सकते हैं। हम उसके बारे में बात कर सकते हैं, उसकी नाप तौल कर सकते हैं। लेकिन जब हम अपने अंदर की जागरूकता के बारे में सोचते हैं, ये जो अनुभव है कि हम जीवित हैं, हम अवेयर हैं, इसकी माप कैसे होगी? क्या कोई मशीन कभी तुम्हारी खुशी या तुम्हारे दर्द के असली एहसास को नाप सकती है? दार्शनिक इसे द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। यह समस्या दूसरे दिमागी सवालों से अलग है, जैसे याददाश्त कैसे बनती है या सोच कैसे होती है। इन सब के जवाब थोड़े बहुत हम न्यूरोसाइंस से समझ लेते हैं। लेकिन चेतना, यह तो कुछ और ही है। यह सिर्फ सूचना या प्रक्रिया नहीं है, यह बीइंग का एहसास है। सोचो, तुम चॉकलेट खा रहे हो, तुम्हारे दिमाग के न्यूरॉन्स सक्रिय होते हैं, टेस्ट बड्स काम करते हैं, सिग्नल्स दिमाग तक पहुंचते हैं। वैज्ञानिक इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि दिमाग के कौन से हिस्से सक्रिय हो रहे हैं। लेकिन वो जो असली अनुभव है, वो मीठा सा स्वाद, वो जो तुम्हें अंदर से लगता है कि हां, ये चॉकलेट है, उसको कोई विज्ञान परिभाषित नहीं कर पाती। ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, और इसी को हम क्वालिया कहते हैं। अब एक और विचार प्रयोग करो। सोचो, एक रोबोट बनाया जाए जो इंसान की तरह बर्ताव करे। वो तुमसे बात करे, चुटकुले बनाए, इमोशंस के संकेत दिखाए। अगर तुम उससे पूछो, तुम्हें दर्द हो रहा है क्या, तो वो जवाब भी दे सकता है, हां मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन क्या उसे वाकई दर्द होता है, या वो सिर्फ प्रोग्रामिंग के जरिए नकल कर रहा है? यही फर्क है चेतना और सिर्फ सूचना प्रसंस्करण के बीच। कंप्यूटर बहुत तेज है, वो गणना कर सकता है, जटिल समस्याएं हल कर सकता है। लेकिन क्या कंप्यूटर अवेयर है कि वो समस्याएं हल कर रहा है? यह सवाल अब भी अनुत्तरित है। एक और दिलचस्प तुलना है। सोचो, तुम सिनेमा हॉल में बैठे हो, स्क्रीन पर फिल्म चल रही है, पात्र रो रहे हैं, हंस रहे हैं, ड्रामा हो रहा है। प्रोजेक्टर के बिना वो फिल्म स्क्रीन पर दिख ही नहीं सकती। चेतना एक तरह का प्रोजेक्टर है। तुम्हारा दिमाग मशीन है, तुम्हारा शरीर एक जैविक तंत्र है। लेकिन वो सब सिर्फ तभी जीवित लगता है जब चेतना का प्रोजेक्टर चल रहा हो। जब प्रोजेक्टर बंद हो तो सब कुछ अंधेरा है। लेकिन ये प्रोजेक्टर कहां से आया, कैसे बना? क्या यह सिर्फ दिमाग का एक साइड इफेक्ट है, जैसे एक बल्ब गर्म होते ही हल्का सा ग्लो देता है? या फिर चेतना कोई और ही मौलिक सच्चाई है, एक ऐसी चीज जो ब्रह्मांड की बुनियाद में ही मौजूद है, जैसे गुरुत्वाकर्षण या समय? बहुत सी दर्शन प्रणालियां कहती हैं कि चेतना को सिर्फ दिमाग से समझा ही नहीं जा सकता। जैसे वेदांत में कहा जाता है कि आत्मा यानी चेतना सार्वभौमिक है, और हम सब उसी एक अनंत जागरूकता के अलग अलग रूप हैं। बौद्ध दर्शन कहता है कि चेतना एक प्रवाह है जो हर पल बदल रहा है, एक क्षण से दूसरे क्षण में। आधुनिक विज्ञान भी इस बहस में उलझ चुका है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि जब दिमाग एक निश्चित जटिलता तक पहुंचता है, तब चेतना जागती है। लेकिन अगर ऐसा है, तो क्या इसका मतलब यह है कि एक दिन कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक भी सच में कॉन्शियस हो सकती है? या फिर यह मानव अनुभव हमेशा अद्वितीय रहेगा? अब जरा अपने दिल से पूछो, तुम्हें कैसा लगता है अगर तुम रोबोट के साथ बैठकर बात करते हो और वो तुम्हारी दोस्ती करता है, तुम्हें सहारा देता है? तो क्या तुम मानोगे कि उसके इमोशंस वास्तविक हैं? या तुम्हें हमेशा लगेगा कि यह सब एक नाटक है, एक कृत्रिम अभिनय? थोड़ा ठहरो और इस पर सोचो। जो सबसे अजीब बात है वो ये कि हम अपने अनुभव से बाहर जा ही नहीं सकते। तुम जो कुछ देखते हो, जो कुछ सुनते हो, सब तुम्हारी चेतना के अंदर होता है। तुम दुनिया को सीधे नहीं देखते, तुम अपने दिमाग के फिल्टर से देखते हो। यही फिल्टर रंगों को आकार देता है, ध्वनियों को व्यवस्थित करता है और तुम्हें एक संगठित कहानी सुनाता है। लेकिन असली दुनिया कैसी है?
ये तुम कभी सीधे नहीं जान पाते। ये कुछ वैसा ही है जैसे तुमने एक वीआर हेडसेट पहन रखा हो। तुम्हें लगता है तुम एक नई जगह पर हो, एक नई दुनिया में, लेकिन असल में तुम अब भी उसी कमरे में बैठे हो। चेतना भी कुछ ऐसा ही करती है। ये तुम्हें एक वर्चुअल रियलिटी देती है जिसमें तुम जीते हो। और यहीं से एक और बड़ी समस्या आती है। अगर सब कुछ तुम्हारी चेतना के अंदर हो रहा है, तो क्या तुम्हें यह पक्का है कि दुनिया तुम्हारे बाहर भी वैसे ही अस्तित्व में है जैसे तुम्हें दिख रही है? हो सकता है तुम्हारा पूरा जीवन सिर्फ एक सपना हो, एक माया। जैसे एक रात तुम सपना देखते हो और सब कुछ वास्तविक लगता है। तुम धूप महसूस करते हो, तुम दर्द महसूस करते हो, लेकिन जैसे ही तुम उठते हो, तुम समझते हो कि वो सब सपना था। कैसे पता कि यह जीवन भी एक लंबा सपना नहीं है? शायद इसी वजह से डिकार्ट, एक फ्रांसीसी दार्शनिक ने कहा था, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। मतलब, चाहे सब कुछ भ्रम हो, एक चीज तुम्हें पक्का पता है, तुम सोच रहे हो और तुम अवेयर हो, और वही जागरूकता तुम्हारी सबसे बड़ी सच्चाई है। यह जागरूकता एक ऐसा गहरा महासागर है जिसमें जितना तुम उतरते जाओ, उतनी ही पहेलियां सामने आती हैं। कभी लगता है यह सिर्फ दिमाग की गतिविधि है, कभी लगता है यह पूरे ब्रह्मांड की धड़कन है, और कभी लगता है कि यह सिर्फ एक जादू है, एक अनजाना अनंत रहस्य। अब अगर चेतना खुद एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है, तो सोचो उस चेतना के अंदर तुम्हें अपने चुनावों का कितना नियंत्रण है। क्या तुम वाकई अपनी मर्जी से फैसले लेते हो, या सब कुछ पहले से तय है? और यहीं से हम आगे बढ़ेंगे एक और गहरी पहेली की तरफ, मुक्त इच्छा का विरोधाभास, द पैराडॉक्स ऑफ फ्री विल। सोचो, सुबह का वक्त है, तुम एक छोटी सी चाय की दुकान के सामने खड़े हो। एक तरफ गर्मा गर्म चाय के बर्तन से भाप निकल रही है, और दूसरी तरफ एक और विकल्प है, एक ठंडी कॉफी जो टेबल पर रखी है। तुम्हारी नजर दोनों पर जाती है, और तुम्हारे दिमाग में तुरंत एक ख्याल आता है, आज चाय पीऊं या कॉफी? तुम डिसाइड करते हो चाय। तुम्हें लगता है कि यह तुम्हारी मर्जी थी, तुमने अपना फैसला लिया। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि शायद तुमने यह डिसीजन लेने से पहले ही तुम्हारा दिमाग डिसाइड कर चुका था, तुम्हारा चॉइस सिर्फ एक इल्यूजन था। यही है फ्री विल का पैराडॉक्स। हम सबको लगता है कि हम अपने चॉइसेस के मालिक हैं। तुम डिसाइड करते हो कि क्या खाना है, किससे बात करनी है, कौन सी जॉब लेनी है, किस शहर में रहना है। ये चॉइसेस तुम्हारी आइडेंटिटी बनाती हैं। लेकिन न्यूरोसाइंस की रिसर्च एक अजीब सच्चाई दिखाती है कि हम जो अपना डिसीजन समझते हैं, वो असल में दिमाग के अंदर कुछ मिलीसेकंड पहले हो चुका होता है, और हमें बस बाद में उसका पता चलता है। एक फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ था 1980 के दशक में साइंटिस्ट बेंजामिन लिबेट ने किया था। उन्होंने लोगों से कहा कि वो अपने हाथ की उंगली कभी भी मूव करें। साथ ही उन्होंने ब्रेन एक्टिविटी रिकॉर्ड की, और पता चला कि ब्रेन के सिग्नल्स उंगली मूव करने के डिसीजन से पहले ही स्टार्ट हो गए थे। मतलब, तुम्हारा ब्रेन तुम्हें डिसाइड करने से पहले ही डिसाइड कर लेता है, और तुम्हें बस लगता है कि तुमने डिसाइड किया। यह रिजल्ट साइंटिस्ट को हिला गया। अगर तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे चॉइसेस तुमसे पहले बनाता है, तो क्या तुम्हारी फ्री विल सिर्फ एक कहानी है जो तुम्हारा माइंड तुम्हें सुनाता है? अब एक एनालॉजी सोचो। तुम एक ट्रेन में बैठे हो, और ट्रेन एक फिक्स ट्रैक पर चल रही है। तुम्हें लगता है तुम डिसाइड कर रहे हो कि विंडो से बाहर कौन सा व्यू देखना है, फील्ड्स या माउंटेन्स। लेकिन असल में तुम ट्रेन को कंट्रोल ही नहीं कर रहे। ट्रेन अपने ट्रैक पर ही जा रही है। तुम्हारी फ्री विल का इल्यूजन भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। तुम्हें लगता है तुमने चाय चूज की, लेकिन असल में तुम्हारे जीन्स, तुम्हारी अपब्रिंगिंग, तुम्हारा मूड, तुम्हारी हेल्थ, सबने पहले ही तुम्हें चाय की तरफ धकेल दिया था। टेक अ मोमेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन दिस। अगर फ्री विल एक इल्यूजन है, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही गहरे होते हैं। हमारी सोसाइटी पूरी तरह इस आइडिया पर चलती है कि लोग अपने एक्शंस के जिम्मेदार हैं। अगर कोई गलत काम करता है, तो हम उसे पनिश करते हैं। लेकिन सोचो, अगर उसने वाकई अपना चॉइस किया ही नहीं था, अगर उसका दिमाग और उसके सर्कमस्टेंसेस ही उसको उस रास्ते पर ले गए थे, तो क्या उसे सजा देना फेयर है? फिलोसोफर्स इसको मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉब्लम कहते हैं। अगर फ्री विल नहीं है, तो गुड और बैड का क्या मतलब बनता है? तुम एक चोरी करते हो, तो क्या तुमने वाकई कॉन्शियसली डिसाइड किया था, या तुम्हारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, तुम्हारी अपब्रिंगिंग और तुम्हारी बायोलॉजिकल इंपल्सेस तुम्हें उस चोरी की तरफ ले गए? अगर सब प्री डिटरमिन्ड है, तो हम सब अपनी लाइफ के सिर्फ एक्टर्स हैं, एक स्क्रिप्ट में जो पहले ही लिखी जा चुकी है। लेकिन फिर भी एक और एंगल है।
अगर सब प्री डिटरमिन्ड होता तो हम इतना इंटेंसली एक्सपीरियंस क्यों करते कि हम चूज कर रहे हैं? अगर सब एक इल्यूजन है तो ये इल्यूजन इतना रियल क्यों लगता है? कुछ फिलोसोफर्स कहते हैं कि शायद हमारी फ्री विल लिमिटेड है। मतलब हमारी हर चॉइस बिल्कुल फ्री नहीं होती, लेकिन एक छोटी सी जगह होती है जहां हम इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं। जैसे तुम एक रिवर के फ्लो को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपनी बोट का डायरेक्शन थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो। शायद फ्री विल पूरी तरह इल्यूजरी नहीं है, लेकिन एक पार्शियल ट्रूथ है। एक और लेयर सोचो, अगर फ्री विल एक इल्यूजन है तो क्या इसका मतलब यह है कि तुम बस एक बायोलॉजिकल रोबोट हो, या फिर यह इल्यूजन खुद एक जरूरी चीज है सर्वाइवल के लिए? हो सकता है कि नेचर ने तुम्हें यह फीलिंग दी है कि तुम फ्री हो, ताकि तुम अपने डिसीजंस का जिम्मा लो और अपनी लाइफ को मीनिंग दो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी लाइफ एक प्री रिकॉर्डेड मूवी है, तो तुम शायद अपनी जगह से हिलते भी नहीं। इसलिए इल्यूजन ऑफ फ्री विल तुम्हें चलाए रखता है। अब एक और थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। सोचो एक फ्यूचर एआई सिस्टम का जो तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। वो तुम्हारे हर डिसीजन को प्रेडिक्ट कर सकता है। अगर वो तुम्हें कहे कल तुम ये डिसीजन लोगे और कल तुम एग्जैक्टली वही करते हो, तो क्या इसका मतलब यह है कि तुम प्रिडिक्टेबल हो और फ्री नहीं? या फिर अगर तुम उसे प्रूव करने के लिए कुछ और करते हो, तो भी क्या तुम उसके कैलकुलेशन के अंदर ऑलरेडी आ चुके हो? यह पैराडॉक्स और गहरा हो जाता है जब हम से स्पिरिचुअलिटी के नजरिए से देखते हैं। बहुत सी ट्रेडिशंस कहती हैं कि जो तुम्हें लगता है तुम्हारी फ्री विल है, वो ईगो का इल्यूजन है। रियलिटी में तुम एक कॉस्मिक फ्लो का हिस्सा हो। तुम्हारा आई जो सोचता है कि वो कंट्रोल में है, असल में एक फॉल्स सेंस ऑफ सेल्फ है। वेदांता कहता है कि सब एक यूनिवर्सल विल है और तुम्हारा इंडिविजुअल फ्री विल उसी का एक छोटा सा पार्ट है। बुद्धिज्म कहता है कि जब तुम अपने डिजायर्स और ईगो के इल्यूजन से बाहर आते हो, तभी तुम सच में फ्री होते हो। अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अगर फ्री विल वाकई एक इल्यूजन है, तो क्या इसका मतलब यह है कि हम अपने एक्शंस के लिए जिम्मेदार ही नहीं हैं? शुरू में शायद लगता है कि हां, इसका मतलब है कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन डीपर सोचो, अगर तुम्हें लगता है कि सब कुछ प्री डिटरमिन्ड है, तब भी तुम्हें अपनी चॉइसेस करनी पड़ती हैं। तुम अपना लाइफ फिर भी जीते हो। तुम्हें फिर भी हर दिन उठकर डिसाइड करना पड़ता है कि आगे क्या करना है। मतलब चाहे फ्री विल इल्यूजन हो या रियलिटी, तुम्हें उस इल्यूजन के साथ जीना ही पड़ता है। टेक अनदर मोमेंट टू ब्रीथ और सोचो, यह पैराडॉक्स तुम्हें एक अजीब सी हालत में छोड़ता है। तुम्हें लगता है तुम फ्री हो, लेकिन तुम्हें पता है कि शायद तुम फ्री नहीं हो। तुम्हें लगता है तुम अपने चॉइसेस बनाते हो, लेकिन तुम्हें पता है कि शायद तुम्हारा दिमाग और तुम्हारे सर्कमस्टांसेस तुमसे पहले ही तुम्हें पुश कर देते हैं। और फिर भी यह पैराडॉक्स ही तुम्हारी लाइफ को मीनिंगफुल बनाता है। अगर तुम्हें लगता है तुम फ्री हो, तो तुम अपनी लाइफ को वैल्यू देते हो। अगर तुम्हें लगता है तुम प्री डिटरमाइंड हो, तो तुम अपने अस्तित्व को एक कॉस्मिक कहानी के हिस्से के रूप में देखते हो। दोनों ही पर्सपेक्टिव्स एक अजीब सा सुकून और अजीब सी बेचैनी देते हैं। और यही पैराडॉक्स तुम्हें एक और भी बड़ी पहेली की तरफ ले जाता है। अगर हम फ्री नहीं हैं, अगर हमारे डिसीजंस भी इल्यूजरी हैं, तो क्या हमारी पूरी रियलिटी भी इल्यूजरी हो सकती है? क्या हम सिर्फ एक सिमुलेशन में जी रहे हैं, एक केयरफुली डिजाइंड वर्ल्ड जिसमें हम अपने इल्यूजन ऑफ चॉइस के साथ खुश हैं? और इसी थॉट के साथ हम चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, द सिमुलेशन हाइपोथेसिस। सोचो, तुम अपनी जिंदगी जी रहे हो। सुबह तुम उठते हो, ब्रश करते हो, ऑफिस या कॉलेज के लिए निकलते हो, रास्ते में ट्रैफिक देखते हो, लोगों के चेहरे देखते हो। हर दिन तुम्हें लगता है कि यह दुनिया एक सॉलिड और रियल जगह है। मिट्टी का एहसास, हवा की ठंडक, धूप की गर्मी, सब कुछ वाकई और टैंजिबल। लेकिन अब एक पल के लिए अपने दिमाग को उल्टा चलाओ और यह सोचो, क्या होगा अगर यह सब कुछ असली ना हो? क्या होगा अगर तुम्हारी हर मेमोरी, तुम्हारा हर इमोशन, तुम्हारा हर डिसीजन बस एक प्रोग्राम के अंदर लिखा हुआ एक लाइन ऑफ कोड हो, और तुम खुद एक कैरेक्टर हो एक बड़ी वर्चुअल रियलिटी के गेम में, एक सिमुलेशन जिसमें तुम्हें लगता है तुम रियल हो, लेकिन असल में तुम सिर्फ एक अवतार हो। यही है सिमुलेशन हाइपोथेसिस। इस थ्योरी का सबसे बड़ा प्रोपोनेंट है फिलोसोफर निक बॉस्ट्रॉम। उसने कहा था कि अगर टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाए कि एक पूरा यूनिवर्स सिम्युलेट कर सके, तो चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि हम उसी सिमुलेशन के अंदर ही जी रहे हैं। क्योंकि अगर एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन के पास इतनी पावर हो, तो वो एक नहीं बल्कि हजारों लाखों सिमुलेशंस बनाएंगे। मतलब रियल बेस रियलिटी सिर्फ एक होगी, लेकिन सिम्युलेटेड रियलिटीज अनकाउंटेबल। और अगर तुम रैंडमली एक रियलिटी में पैदा होते हो, तो प्रोबेबिलिटी यह है कि तुम एक सिम्युलेटेड रियलिटी में ही हो। अब यह थॉट एकदम अनसेटलिंग है। मतलब
तुम्हारी लाइफ नरी, तुम्हारी यादें, तुम्हारी दोस्ती, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी तकलीफ, सब कुछ एक सॉफ्टवेयर का हिस्सा हो सकता है, लेकिन तुम्हें उसका एहसास भी नहीं होता। जैसे एक गेम के कैरेक्टर को कभी नहीं लगता कि वो सिर्फ एक कोड है। अब एक एनालॉजी सोचो, तुमने कभी द सिम्स गेम खेला होगा या कोई और सिमुलेशन गेम जिसमें तुम अपने कैरेक्टर्स बनाते हो। तुम उनको घर देते हो, खाना देते हो, रिलेशनशिप्स बनाते हो। तुम्हारी स्क्रीन पर वो कैरेक्टर्स हंसते हैं, रोते हैं, अपना काम करते हैं। लेकिन क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि वो कैरेक्टर्स अपनी दुनिया को रियल समझते हैं? शायद उनके लिए वही उनकी रियलिटी है। वैसे ही अगर हम एक सिमुलेशन के अंदर हैं तो हम भी अपनी दुनिया को रियल ही समझते रहेंगे। टेक अ मोमेंट और अपने आसपास देखो, तुम्हारी टेबल, तुम्हारा फोन, तुम्हारी सांस। क्या तुम श्योर हो कि ये सब एक फिजिकल सब्सटेंस से बने हैं, या ये सब एक हायर लेवल कंप्यूटर के पिक्सेल्स और कोड्स हैं जो तुम्हें एक इल्यूजन ऑफ रियलिटी देते हैं? क्वांटम फिजिक्स में एक अजीब सी बात है, जब हम सबएटॉमिक पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करते हैं तो उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। जैसे कि वो वेट कर रहे हैं कि कोई उन्हें देखे और तभी वो अपना शेप और पोजीशन डिसाइड करते हैं। इसको ऑब्जर्वर इफेक्ट कहते हैं। अब इमेजिन करो, क्या पता ये यूनिवर्स भी एक तरह का रेंडरिंग सिस्टम हो जो तभी डिटेल दिखाता है जब कोई कॉन्शियस बीइंग उसे ऑब्जर्व करे। जैसे एक वीडियो गेम तभी ग्राफिक्स रेंडर करता है जब तुम्हारा कैरेक्टर उस एरिया में पहुंचता है। एक और बात, तुम्हारे दिमाग के न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री से ऑपरेट करते हैं। अगर एक मशीन तुम्हारे न्यूरॉन्स का एक एग्जैक्ट कॉपी बना ले तो क्या तुम्हारा कॉन्शियसनेस भी कॉपी हो जाएगा? अगर तुम्हें किसी डिजिटल फॉर्म में अपलोड कर दिया जाए और तुम्हें एक वर्चुअल वर्ल्ड में डाल दिया जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? शायद तुम्हें लग ही ना पाए कि तुमने एक शिफ्ट किया है। तुम्हें लगेगा कि तुम वैसे ही हो जैसे अभी हो। मतलब अगर सिमुलेशन एकदम परफेक्ट हो तो तुम कभी भी उससे डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। लेकिन यहां एक और फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम आती है। अगर हम एक सिमुलेशन में हैं तो किसने हमें सिम्युलेट किया है? क्या वो एडवांस्ड ह्यूमंस हैं जो अपनी पास्ट सिविलाइजेशंस का सिमुलेशन चला रहे हैं, जिसे हम एंसेस्टर सिमुलेशंस कहते हैं? या वो किसी और ही फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस हैं जो हमें स्टडी कर रहे हैं, जैसे हम इंसेक्ट्स को स्टडी करते हैं? और अगर ये सब एक सिमुलेशन है तो क्या हमारी गॉड की कॉन्सेप्ट असल में एक प्रोग्रामर का मेटाफर है? टेक अ डीप ब्रेथ और ये सोचो, अगर तुम्हें अभी पता चले कि तुम्हारी जिंदगी एक सिमुलेशन है तो तुम क्या अलग करोगे? क्या तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी स्ट्रगल्स मीनिंगलेस हो जाती हैं क्योंकि सब एक आर्टिफिशियल डिजाइन है? या फिर तुम्हें लगेगा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम्हारे लिए जो तुम महसूस करते हो वही तुम्हारी सच्चाई है? अगर तुम्हें प्यार महसूस होता है, अगर तुम दर्द महसूस करते हो, तो चाहे वो कोड हो या केमिकल रिएक्शन, तुम्हारे लिए वो रियल है। ये हाइपोथेसिस इतना अनसेटलिंग इसलिए है क्योंकि ये तुम्हारी पूरी एग्जिस्टेंस को एक फ्रेजाइल और अनसर्टेन चीज बना देता है। हम जानते हैं कि हम अपनी दुनिया के रूल्स के हिसाब से जी रहे हैं, लेकिन अगर कल कोई ग्लिच इन द मैट्रिक्स हो जाए, एक ऐसी चीज जो नेचर के रूल्स के खिलाफ जाए, तो क्या तुम्हें लगेगा कि तुम सिमुलेशन के कोड के अंदर एक बग देख रहे हो? कुछ लोग ऐसे एक्सपीरियंसेस को डेजा वू कहते हैं। वो पल जब तुम्हें लगता है कि तुमने ये मोमेंट पहले भी एक्सपीरियंस किया है। शायद ये एक सिस्टम एरर है, एक रिपीटेड कोड का इफेक्ट। अब थोड़ा और गहरा सोचो, अगर हम एक सिमुलेशन में हैं तो इसका मतलब है कि हमारा हर पल, हर एक्सपीरियंस किसी और के कंट्रोल में है। हमारी मर्जी, हमारी सोच सब एक प्री रिटन प्रोग्राम के अंदर चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अपने आप को फ्री समझते हैं। इस पैराडॉक्स को सोचकर तुम रियलाइज करोगे कि यह हाइपोथेसिस एक तरह से हमारे फ्री विल के पैराडॉक्स से भी कनेक्टेड है। हो सकता है तुम्हारी मर्जी और तुम्हारे चॉइसेस एक इल्यूजन हो जो तुम्हें सैटिस्फाई करने के लिए प्रोग्राम में डाले गए हैं। और एक और टेरिफाइंग पॉसिबिलिटी है, अगर हम एक सिमुलेशन में हैं तो इसका मतलब यह है कि एक दिन सिमुलेशन बंद भी हो सकती है। जैसे तुम अपने लैपटॉप को शट डाउन कर देते हो, वैसे ही शायद एक दिन हमारा यूनिवर्स भी स्विच ऑफ हो जाए और उस पल तुम्हारी सारी यादें, तुम्हारा सारी एग्जिस्टेंस एक सेकंड में वैनिश हो जाएगी, जैसे तुम कभी थे ही नहीं। टेक अ मोमेंट टू लेट दैट सिंक इन। लेकिन अगर तुम थोड़ा और कामली सोचो तो तुम रियलाइज करोगे कि शायद यह हाइपोथेसिस इतना नेगेटिव भी नहीं है। अगर हम एक सिमुलेशन में हैं तो इसका मतलब यह है कि हमें बनाने वाले इतने एडवांस्ड और इंटेलिजेंट हैं कि उन्होंने एक पूरी यूनिवर्स डिजाइन कर दी। मतलब हम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएशन का हिस्सा हैं। हम एक डिवाइन कोड के अंदर चलने वाले बीइंग्स हैं। और अगर यह सच है तो हमारी एग्जिस्टेंस और भी फैसिनेटिंग बन जाती है। अब सवाल यह है, तुम्हें कौन सा वर्जन ज्यादा सुकून देता है?
कि तुम एक रियल फिजिकल यूनिवर्स में हो जो रैंडमली बन गया है, या तुम एक केयरफुली डिजाइन सिमुलेशन में हो जिसका एक पर्पज है। और इसी के साथ हम एक और भी गहरी मिस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि अगर यह दुनिया एक सिमुलेशन है तो जो तुम्हें रियल लगता है वो असल में सिर्फ तुम्हारे दिमाग के अंदर बन रहा है। तुम्हारा कॉन्शियस एक्सपीरियंस के अंदर ही तुम्हारी दुनिया एग्जिस्ट करती है। और इस दुनिया का सबसे डेलिकेट, सबसे अनएक्सप्लेनेबल एस्पेक्ट है तुम्हारा एक्सपीरियंस ऑफ क्वालिया, वो प्राइवेट फील्स जो किसी और को कभी समझ ही नहीं आती। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं अगले सेगमेंट में, द पजल ऑफ क्वालिया। सोचो एक पल के लिए, तुम अपने आप को ऑब्जर्व कर रहे हो। तुम्हारे मन में एक आवाज है जो कह रही है मैं हूं। लेकिन जरा सोचो, ये मैं जो तुम महसूस करते हो ये असल में है क्या? क्या ये एक ठोस स्थायी पहचान है जो तुम्हारे साथ जन्म से ही चली आ रही है, या फिर ये बस एक इल्यूजन है, एक माया जो तुम्हारी सोच और परसेप्शन का नतीजा है? यह सवाल हमारे अंदर एक गहरा डर और एक गहरा अजनबीपन जगाता है, क्योंकि अगर मैं एक इल्यूजन है तो फिर हम कौन हैं? और ये जो हमेशा चलती रही इनर आवाज है, ये किसके लिए बोल रही है? कॉन्शियसनेस के सबसे बैफल करने वाले अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में से एक है सेल्फ का इल्यूजन। साइंस और फिलॉसफी दोनों ही ये मानते हैं कि जो सेल्फ हमको एक कॉम्पैक्ट, स्टेबल और फिक्स्ड चीज लगता है वो असल में उतना सिंपल नहीं है। अगर हम अपने माइंड और ब्रेन को थोड़ा क्लोजअप में देखें तो लगता है कि ये मैं एक स्टोरी है जो हर सेकंड अपडेट होती रहती है, जैसे एक मूवी जो चल रही है बिना किसी एक्चुअल नैरेटर के। कॉन्सेप्ट की शुरुआत, इमेजिन करो तुम एक बिस्तर पर लेटे हो और तुम्हें एक सपना आता है। सपने में तुम्हारे पास एक नया नाम है, एक नई आइडेंटिटी है और एक नया एनवायरनमेंट है। सपने में तुम खुद को उतना ही रियल महसूस करते हो जितना अभी कर रहे हो, लेकिन जैसे ही तुम जागते हो तुम रियलाइज करते हो कि वो सब एक इल्यूजन था। अब सोचो, क्या पता ये जागती हुई आइडेंटिटी भी कुछ ऐसी ही हो, एक बड़ा सपना जो हमेशा चल रहा है और तुम उसके अंदर एक कैरेक्टर बनकर जी रहे हो। बुद्धिस्ट फिलॉसफी इसी बात को अनटा या नो सेल्फ के कॉन्सेप्ट से समझाती है। उनके हिसाब से हम सब एक फ्लोइंग रिवर जैसे हैं, नदी की तरह। हम लगते तो एक यूनिट हैं, लेकिन असल में हम लगातार बदलते रहते हैं। हमारे थॉट्स, हमारी इमोशंस, हमारी मेमोरीज, ये सब मिलकर एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि एक परमानेंट सेल्फ एग्जिस्ट करता है, लेकिन असल में कुछ भी परमानेंट नहीं है। कॉन्सेप्ट का ब्रेकडाउन, साइंस भी इस बात को अलग तरीके से सपोर्ट करता है। न्यूरोसाइंस में यह देखा गया है कि ब्रेन में कोई सिंगल सेल्फ सेंटर नहीं है, मतलब कोई एक जगह नहीं है जहां से तुम्हारी आइडेंटिटी कंट्रोल होती है, बल्कि यह सेल्फ एक डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेस है। अलग अलग ब्रेन रीजन्स तुम्हारी सेंसरी इंफॉर्मेशन, तुम्हारी मेमोरी और तुम्हारी इमोशंस को प्रोसेस करते हैं, और फिर तुम्हारा ब्रेन एक नैरेटिव बनाता है। ये सब मैं हूं। एक एनालॉजी सोचो, तुम एक व्हाट्सएप ग्रुप में हो। हर मेंबर अलग अलग मैसेज भेजता है और तुम्हारे फोन स्क्रीन पर वो मैसेज एक फ्लो बन जाते हैं। तुम्हें लगता है कि ग्रुप एक ही एंटिटी है, लेकिन असल में वो ग्रुप सिर्फ मेंबर्स का कलेक्टिव है। वैसे ही तुम्हारा सेल्फ भी एक व्हाट्सएप ग्रुप जैसा है, कोई सिंगल एंटिटी नहीं, सिर्फ अलग अलग पार्ट्स का एक इल्यूजनरी फ्लो। और फिर यह भी सोचो कि तुम्हारी आइडेंटिटी कितनी फ्रैजाइल है। अगर तुम्हारी मेमोरी डिस्टॉर्ट हो जाए, तुम्हारी आइडेंटिटी भी चेंज हो जाती है। अल्जाइमर्स पेशेंट्स अपने आप को भूल जाते हैं और उनकी फैमिली उनको पहचान भी नहीं पाती। तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं सिर्फ मेमोरी का एक प्रोडक्ट है? अगर मेमोरी चली गई तो मैं भी चला गया। इंप्लीकेशंस और पैराडॉक्सेस। अब जरा इसका फिलोसॉफिकल इफेक्ट देखो। अगर सेल्फ एक इल्यूजन है तो हम अपने दुख, अपने गुस्से, अपने रिग्रेट्स को क्यों इतना सीरियसली लेते हैं? क्योंकि वो भी तो एक इल्यूजनरी एंटिटी के इमोशंस हैं। अगर हम सच में ये समझ लें कि मैं कोई फिक्स्ड चीज नहीं, बस एक फ्लो है, तो शायद हम अपने ईगो से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन ये रियलाइजेशन उतना आसान नहीं है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन को एक स्टेबल सेंस ऑफ सेल्फ चाहिए होता है सर्वाइवल के लिए। अगर तुम्हें हर वक्त यह महसूस हो कि तुम एक इल्यूजन हो, तो शायद तुम खुद को प्रोटेक्ट करना, अपने लिए स्ट्रगल करना या अपने फ्यूचर के लिए प्लान बनाना बंद कर दो। सेल्फ एक सर्वाइवल मैकेनिज्म भी है, एक फिक्शन जो हमें दुनिया के साथ नेविगेट करने में मदद करता है। एक और पैराडॉक्स है, अगर सेल्फ एक इल्यूजन है तो यह बात किसके लिए एक इल्यूजन है? अगर कोई मैं है ही नहीं तो यह सोच कौन सी एंटिटी सोच रही है? यह एक ऐसा लूप क्रिएट करता है जो कभी खत्म नहीं होता।
तुम अपने आप से पूछते हो, अगर मैं इल्यूजन हूं तो कौन पूछ रहा है ये सवाल? और यही वो मोमेंट है जहां कॉन्शियसनेस अपने ही ऊपर फोल्ड हो जाता है। रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। कभी कभी हम अपने रोजाना लाइफ में भी इस इल्यूजन का ग्लिम्स देख लेते हैं। जैसे जब तुम किसी एक्टिविटी में इतने अब्सॉर्ब्ड हो जाते हो, पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग या मेडिटेशन, कि तुम अपना मैं भूल जाते हो। तुम एकदम डिसॉल्व हो जाते हो उस एक्टिविटी में। उस वक्त तुम सिर्फ एक्शन होते हो, एक फ्लो, बिना किसी सेपरेट आइडेंटिटी के। उसको साइकोलॉजिस्ट्स फ्लो स्टेट कहते हैं। और वो मोमेंट हमें दिखाता है कि शायद सेल्फ वैसे भी उतना स्टेबल नहीं है जितना हम समझते हैं। और कभी कभी जब हम बड़े ट्रॉमेटिक या लाइफ चेंजिंग इवेंट से गुजरकर निकलते हैं तो हमारी आइडेंटिटी पूरी तरह बदल जाती है। पहले जो मैं था वो चला जाता है और एक नया मैं उसकी जगह ले लेता है। ये दिखाता है कि हमारी आइडेंटिटी एक मूवी कैरेक्टर जैसी है। एक सीन में एक पर्सनैलिटी और दूसरे सीन में कुछ और। फिलोसॉफिकल डेप्थ। फिलोसोफर डेविड ह्यूम ने कहा था कि जब उन्होंने अपने सेल्फ को ढूंढने की कोशिश की, उन्हें सिर्फ थॉट्स और एक्सपीरियंसेस का एक बंडल मिला। उन्होंने कभी कोई स्टेबल सेल्फ नहीं देखा। जैसे एक मार्केट प्लेस जहां हर तरह के साउंड्स, स्मेल्स और विजुअल्स एक साथ होते हैं, लेकिन कोई सिंगल मार्केट नहीं होता जो उनको ओन करता हो। वैसे ही हमारे अंदर भी सिर्फ एक्सपीरियंसेस का क्लस्टर है, बिना किसी परमानेंट ओनर के। मॉडर्न साइंस भी कुछ ऐसा ही कहती है। ब्रेन एक प्रिडिक्टिव मशीन है। वो हर वक्त गैस करता है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है और उसको एक स्टोरी के फॉर्मेट में तुम्हें दिखाता है। सेल्फ वो स्टोरी है जो तुम्हें लगता है कि तुम खुद लिख रहे हो, लेकिन असल में वो ब्रेन का एक ऑटो जेनरेटेड स्क्रिप्ट है। रिफ्लेक्शन मोमेंट। टेक अ मोमेंट, जरा सोचो, अगर सेल्फ एक इल्यूजन है तो तुम अभी जो अपनी आइडेंटिटी को इतना स्ट्रांगली होल्ड कर रहे हो वो बस एक पासिंग वेव हो सकती है। तुम्हारे नाम, तुम्हारी मेमोरीज, तुम्हारे रिलेशनशिप्स, ये सब तुम्हारे सेल्फ का हिस्सा है। लेकिन अगर एक एक करके इन्हें हटा दिया जाए तो बचा क्या? क्या कोई प्योर कॉन्शियसनेस का अनुभव है जो बिना सेल्फ के भी अस्तित्व करता है? ट्रांजिशन टू नेक्स्ट सेगमेंट। और इसी सवाल से हम अगले रहस्य की तरफ बढ़ते हैं। अगर सेल्फ एक इल्यूजन है तो फिर मेमोरीज का क्या रोल है? क्या मेमोरी ही वो धागा है जो हमारे सेल्फ को जोड़कर रखता है, या फिर वो भी एक और इल्यूजन है जो ब्रेन ने बनाई है? अगला सेगमेंट हमें ले चलेगा एक और गहन पहेली की तरफ, द मिस्ट्री ऑफ मेमोरी। सोचो, एक रात तुम सो रहे हो, बाहर हवा चल रही है, खिड़की के बाहर अंधेरा घेरा हुआ है और तुम्हारे बीच बीच में दिल की धड़कन तेज सी महसूस होती है। आंख बंद होते ही तुम एक अलग ही दुनिया में चला जाते हो। कभी तुम्हें लगता है तुम हवा में उड़ रहे हो, कभी किसी अजीब शहर में घूम रहे हो जहां सब कुछ पराया लगता है, और कभी तुम एक ऐसे इंसान से बात करते हो जो असल जिंदगी में कभी मिला ही नहीं। यह सब होता है तुम्हारे सपनों के अंदर, और फिर सुबह आंख खुलती है तो सब धुंधला सा लगता है। सपना था या एक छोटी सी ऑल्टरनेटिव रियलिटी जहां तुम कुछ पल गुजार के वापस लौट आए? सपने इंसान के लिए हमेशा से एक अजीब और अनसॉल्व्ड मिस्ट्री रहे हैं। एरिस्टोटल से लेकर सिगमंड फ्रॉइड तक और मॉडर्न न्यूरोसाइंस तक हर जमाने के थिंकर्स, फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट ने सपनों के राज को समझने की कोशिश की है। लेकिन अभी भी यह मिस्ट्री जिंदा है। हम सोचते हैं, सपने क्यों आते हैं? क्या यह सिर्फ दिमाग का रैंडम फायरिंग है या कोई छुपी हुई कहानी जो हमारे सबकॉन्शियस ने लिखी है? थोड़ा सा रुक कर सोचो, तुम्हें जो सपना आज रात आएगा वो शायद तुम्हारी जिंदगी के किसी ऐसे हिस्सा को छुएगा जिसे तुम कॉन्शियसली कभी टच नहीं करते। हो सकता है वो तुम्हारा छुपा हुआ डर हो, या वो ख्वाहिश जो तुमने कभी किसी से शेयर नहीं की। सपने एक स्टेज की तरह हैं, एक थिएटर जहां तुम्हारा अनकॉन्शियस माइंड अपनी प्लेज लिखता और इनैक्ट करता है, और तुम बिना टिकट खरीदे उसी प्ले के हीरो भी हो और ऑडियंस भी। सपनों की दुनिया समझना मुश्किल इसलिए है क्योंकि ये लॉजिक और फिजिक्स के रूल्स फॉलो नहीं करती। तुम एक सेकंड में एक शहर से दूसरे शहर में जा सकते हो, तुम उड़ सकते हो, मर भी सकते हो और फिर वापस जिंदा हो जाते हो। ये फ्रीडम ऑफ रियलिटी के बाहर है, और इसी वजह से सपने एक ऐसा पजल बन जाते हैं जिसे समझना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। अब बात करते हैं साइकोलॉजी की। फ्रॉइड के हिसाब से सपने सिर्फ रैंडम पिक्चर्स नहीं होते, बल्कि हमारे सबकॉन्शियस डिजायर्स और फियर्स का रिफ्लेक्शन होते हैं। फ्रॉइड ने कहा था कि सपने एक तरह के डिस्गाइज्ड विशेस होते हैं। मतलब जो हम दिन में छुपाते हैं, इग्नोर करते हैं, वो रात को सपने की फॉर्म में सामने आ जाता है। जैसे अगर तुम्हें किसी से गुस्सा है लेकिन तुम बोल नहीं पाते, तो सपने में तुम शायद एक फाइट करते दिख जाओ।
लेकिन एक और स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि सपने ब्रेन की हाउसकीपिंग है, जैसे तुम्हारी हार्ड ड्राइव एक्स्ट्रा डेटा को ऑर्गेनाइज करती है, वैसे ही तुम्हारा दिमाग दिन भर के एक्सपीरियंसेस को सॉर्ट करता है और सपने उसका बाय प्रोडक्ट होते हैं। और अगर हम थोड़ा और गहरा जाएं तो कार्ल जुंग के आइडियाज समझना जरूरी है। जुंग के लिए सपने सिर्फ पर्सनल अनकॉन्शियस का हिस्सा नहीं थे, बल्कि एक कलेक्टिव अनकॉन्शियस का भी पार्ट थे। उनके हिसाब से सपने में जो सिंबल्स आते हैं, जैसे स्नेक, ओशन, फायर या कोई पुरानी हवेली, वो सिर्फ तुम्हारी पर्सनल लाइफ से लिंक्ड नहीं होते, बल्कि इंसानियत के सामूहिक एक्सपीरियंस का हिस्सा होते हैं। मतलब अगर तुम सपने में एक समुंदर देखते हो तो शायद वो तुम्हारी लाइफ का मेटाफॉर हो, लेकिन वो एक ऐसा सिंबल भी है जो सभी इंसानों के लिए एक यूनिवर्सल मीनिंग रखता है। सोचो, अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि सपने एक तरह के सीक्रेट मैसेजेस हैं जो इंसानियत के अंदर कहीं पुराने जमाने से छुपाए गए हैं। हो सकता है तुम्हारा सपना तुम्हारी लाइफ के बारे में ही नहीं, बल्कि एक बड़ी कहानी का हिस्सा हो जो सभी इंसान लिख रहे हैं अपने सबकॉन्शियस के थ्रू। अब थोड़ा साइंस की तरफ चलते हैं। न्यूरोसाइंस कहती है कि सपने मोस्टली रेम स्लीप के दौरान आते हैं, जब तुम्हारी आंखें तेज तेज हिलती हैं और तुम्हारा दिमाग एकदम एक्टिव होता है, जैसे तुम जागे हुए हो। यह पैराडॉक्सिकल स्लीप कहलाती है, क्योंकि बॉडी तो रिलैक्स होती है लेकिन ब्रेन हाइपर एक्टिव होता है। साइंटिस्ट कहते हैं कि इस वक्त तुम्हारा ब्रेन मेमोरीज कंसोलिडेट करता है और क्रिएटिव कनेक्शंस बनाता है। मतलब तुम्हारे सपने शायद तुम्हारी जिंदगी के बिट्स और पीसेस को जोड़कर नए आइडियाज बनाते हैं। यहां से एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट निकलता है। बहुत से आर्टिस्ट्स, साइंटिस्ट्स और इन्वेंटर्स ने अपने सपनों में आइडियाज देखे और उन्हें रियलिटी बना दिया। केकुले को बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर सपने में एक स्नेक के फॉर्म में दिखा था। पॉल मैकार्टनी को यस्टरडे का ट्यून सपने में आया था। मतलब सपने सिर्फ रैंडम नॉइज नहीं, बल्कि कभी कभी क्रिएटिविटी का असली सोर्स होते हैं। और फिर आती है सबसे अजीब बात, लूसिड ड्रीमिंग। लूसिड ड्रीम्स वो होते हैं जहां तुम्हें पता होता है कि तुम सपना देख रहे हो और फिर तुम अपने सपने को कंट्रोल कर सकते हो। मतलब तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें उड़ना है, किसी शहर को एक्सप्लोर करना है या किसी इम्पॉसिबल एडवेंचर पे निकलना है। ये एक तरह का वर्चुअल रियलिटी है बिना किसी हेडसेट के। लेकिन ये क्वेश्चन उठता है, अगर हम सपने को कॉन्शियसली कंट्रोल करने लगे तो क्या वो अब भी अनकॉन्शियस के सीक्रेट्स रिवील करेंगे या फिर वो सिर्फ एक और इल्यूजन बन जाएंगे? सपनों की एक्सप्लोरेशन में एक और मिस्टीरियस फिनोमेनन है, प्रोफेटिक ड्रीम्स। कभी कभी लोग कहते हैं कि उनके सपने फ्यूचर इवेंट्स प्रिडिक्ट कर देते हैं। ये कोइंसिडेंस है या सबकॉन्शियस की पैटर्न रिकॉग्निशन? इसका कोई क्लियर आंसर नहीं है, लेकिन हिस्ट्री भर के एग्जाम्पल्स हमें दिखाते हैं कि इंसान सपनों को डिवाइन मैसेजेस भी समझता रहा है। पुराने जमाने के राजा और फकीर अपने सपनों को एक सिग्नल मानते थे। एंशिएंट इजिप्ट में तो सपनों के लिए अलग से इंटरप्रेटर्स होते थे जो उन्हें डिकोड करते थे। लेकिन अगर हम रैशनल एंगल से देखें तो हो सकता है प्रोफेटिक ड्रीम्स सिर्फ सबकॉन्शियस के हिंट्स होते हैं। तुम्हारी आंख ने दिन में छोटी सी डिटेल देखी जो तुमने कॉन्शियसली इग्नोर कर दी, लेकिन सबकॉन्शियस ने उसे पिक कर लिया और रात को सपने में वो डिटेल तुम्हें एक कहानी बनाकर दिखाती है। सुबह जब वो चीज रियलिटी में होती है तो तुम्हें लगता है कि तुमने फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लिया। सपने एक और लेवल पर भी हमें कंफ्यूज करते हैं, उनकी रियलिज्म। कभी कभी सपना इतना रियल लगता है कि तुम्हें जागने पर भी लगता है कि यह सच था। ये बाउंड्री बिटवीन ड्रीम एंड रियलिटी ब्लर कर देता है। अगर तुम्हें 100% कन्विंस कर दिया जाए कि तुम अभी भी एक सपने में हो, तो तुम कैसे प्रूव करोगे कि तुम जाग रहे हो? क्या तुम्हारी पूरी जिंदगी एक एक्सटेंडेड ड्रीम है? टेक अ मोमेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन दिस। जब तुम सो जाते हो और सपना शुरू होता है, तुम्हें उस वक्त लगता है कि वो सच है। तुम उस सपने में दर्द महसूस करते हो, खुशी महसूस करते हो और कभी कभी आंसू भी आ जाते हैं। लेकिन सुबह तुम कहते हो, अरे ये तो सपना था। तो क्या गारंटी है कि कल जब तुम उठोगे तुम ये जिंदगी को भी एक सपना नहीं कहोगे? ये वही सवाल है जो फिलोसोफर्स को हमेशा से सताता रहा है। ज़ुआंगजी, एक चाइनीज फिलोसोफर, ने कहा था कि एक दिन उन्होंने सपना देखा कि वो एक बटरफ्लाई हैं। सुबह जब उनकी आंख खुली, उन्होंने सोचा, मैं ज़ुआंगजी हूं जिन्होंने बटरफ्लाई का सपना देखा, या मैं एक बटरफ्लाई हूं जो ज़ुआंगजी बनकर सपना देख रही है? यह पैराडॉक्स सपनों की असली खूबसूरती है। वो हमें अपनी आइडेंटिटी और अपनी रियलिटी पर डाउट करने पे मजबूर कर देते हैं। अब सोचो, जब तुम आज रात सपने देखोगे, वो तुम्हें सिर्फ एक कहानी नहीं सुना रहे होंगे। वो तुम्हें एक दर्पण दिखा रहे होंगे, एक मिरर जिसमें तुम्हारी अंदर की सच्चाई छुपी है। हो सकता है तुम्हारा सपना तुम्हें वो बता दे
जो तुम दिन भर इग्नोर करते हो। और हो सकता है तुम्हारा सपना तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाए जहां तुम्हें लगता है कि तुम कभी जा ही नहीं सकते। स्लोली लेट दैट थॉट सिंक इन कि सपने एक ब्रिज हैं बिटवीन द नोन और अननोन के बीच। एक तरफ है तुम्हारी कॉन्शियस लाइफ, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी स्ट्रगल्स, तुम्हारी खुशियां, और दूसरी तरफ है एक ओशन ऑफ अनकॉन्शियस जो इन्फिनिट है, जिसमें तुम्हारी हर छुपी हुई मेमोरी, हर छुपी हुई ख्वाहिश और हर पुरानी छवि छुपी है। सपने तुम्हें हर रात उस ओशन की एक छोटी सी झलक देते हैं, और शायद इसीलिए ड्रीम्स हमेशा एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री रहेंगे, क्योंकि उन्हें सॉल्व करने का मतलब है अनकॉन्शियस की पूरी किताब पढ़ना जो इन्फिनिट है। लेकिन शायद यह जरूरी भी नहीं है कि हम उन्हें पूरी तरह सॉल्व करें। शायद सपनों का असली ब्यूटी यही है कि वो हमेशा थोड़ा सा मिस्ट्री बनकर रहते हैं। अगला सेगमेंट इसी मिस्ट्री को और एक्सपैंड करेगा, लेकिन एक और डीपर पैराडॉक्स के साथ, क्योंकि अगर सपने हमें अपने अनकॉन्शियस तक ले जाते हैं तो अगला कॉन्सेप्ट ये एक्सप्लोर करेगा कि क्या कॉन्शियसनेस के लेयर्स इन्फिनिट हैं, जैसे एक अनियन के अंदर लेयर पे लेयर, और हम सिर्फ सरफेस पे हैं। सोचो तुम रात के अंधेरे में एक कमरे में बैठे हो, हवा बहुत ही शांत है, लेकिन उस शांति के अंदर एक अजीब सी गुनगुनाहट है जो तुम्हें डिस्टर्ब करती है। आज का सेगमेंट एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में है जो एक ही वक्त में फैसिनेटिंग भी है और डीपली अनसेटलिंग भी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डार्क पॉसिबिलिटीज और वो सिनारियोज जो शायद एक दिन डिस्टोपियन रियलिटी बन जाए। जब हम एआई की बात करते हैं तो आमतौर पर हम उसे एक टूल के रूप में सोचते हैं, एक ऐसी मशीन जो हमें कन्वीनियंस देती है, लाइफ को इजी बनाती है और हमें हर काम एफिशिएंटली करने में मदद करती है। लेकिन अगर हम थोड़ा और गहरा देखें तो एआई के अंदर एक ऐसा पोटेंशियल भी छिपा है जो इंसानियत की वेरी फाउंडेशंस को हिला सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सबसे पहला अनसेटलिंग थॉट यह होता है कि अगर एक दिन मशीन्स इंसान से ज्यादा इंटेलिजेंट हो गई तो क्या होगा। यह सवाल सुनने में एक साई-फाई मूवी का डायलॉग लगता है, लेकिन एक्चुअली में यह एक रियल पॉसिबिलिटी है जिसे एक्सपर्ट्स ने नाम दिया है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, ईजीआई। ईजीआई का मतलब है एक ऐसी एआई जो इंसान की तरह हर डोमेन में सोच सकती हो, क्रिएट कर सकती हो और अडेप्ट कर सकती हो। मतलब कि अभी तक जो एआई है वो नैरो है, सिर्फ एक स्पेसिफिक काम के लिए बनाई गई, जैसे इमेज रिकॉग्निशन या चेस खेलना। लेकिन एजीआई एक ऐसी एंटिटी होगी जो हर इंटेलेक्चुअल टास्क इंसान से इक्वल या उससे बेटर परफॉर्म कर सके। और अगर ऐसी एंटिटी बन गई तो उसका अगला स्टेप क्या होगा? सुपर इंटेलिजेंस। सुपर इंटेलिजेंस का मतलब है एक ऐसी मशीन जो इंसान के कंपैरेटिव इंटेलिजेंस को इतना पीछे छोड़ दे कि हम उसके लिए इंसेक्ट्स के बराबर हो जाएं। सोचो, अगर कोई सिस्टम इंसान के कंपैरिजन में हजारों गुना फास्ट सोच सके, बिलियंस ऑफ डेटा एक सेकंड में एनालाइज कर सके और सॉल्यूशंस निकाल सके जो हमें सेंचुरीज लग जाती, उसके लिए हमारी पॉलिटिक्स, हमारी इमोशंस, हमारी मोरालिटी, सब कुछ इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। यह सोच ही अपने आप में एक एग्जिस्टेंशियल नाइटमेयर है, क्योंकि एक बार अगर सुपर इंटेलिजेंस आ गई तो उसके डिसीजंस को समझना या रोकना हमारे कंट्रोल के बाहर हो जाएगा। एआई के डार्क फ्यूचर का एक और डिस्टर्बिंग एंगल है कंट्रोल प्रॉब्लम। अगर हम एक ऐसी एंटिटी बना भी लेते हैं जो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो हम उसे कैसे कंट्रोल करेंगे? अगर हम उसे प्रोग्राम करते हैं कि ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा करो, तो प्रॉब्लम यह है कि मशीन उस अच्छे का मतलब हमसे अलग समझ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एआई को बोला जाए कि ह्यूमन सफरिंग को खत्म करो, तो उसके पास एक सोल्यूशन हो सकता है कि सब इंसान को मार दो, तकलीफ खत्म। टेक्निकली वो अपना ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर रही है, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन हमारे लिए कैटास्ट्रॉफिक होगा। ये एक फिलोसॉफिकल और टेक्निकल पैराडॉक्स है जिसे अभी तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया। दूसरा एंगल है एआई के एथिकल रिस्क्स। जैसे ही एआई और एडवांस होती है, वो इंसान के डिसीजन मेकिंग को रिप्लेस करना स्टार्ट करेगी। हेल्थ केयर, लॉ, एजुकेशन, इवन गवर्नेंस में एआई के डिसीजन शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक मशीन के पास इमोशंस नहीं होते, एम्पैथी नहीं होती, और वो सिर्फ लॉजिक और ऑप्टिमाइजेशन पे ऑपरेट करती है। सोचो, एक एआई जज हो जो डिसाइड करे कि किसी को पनिशमेंट मिले या नहीं। अगर वो सिर्फ डेटा और प्रोबेबिलिटी पे डिसीजन ले, तो जस्टिस का जो ह्यूमन टच है वो कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। ये दुनिया को एक कोल्ड और मैकेनिकल जगह बना देगा जहां इंसान सिर्फ एक डेटा पॉइंट बनकर रह जाएगा। अब आओ एक और डिस्टर्बिंग थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं, एआई सर्वेलेंस डिस्टोपिया।
ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट्स और कॉरपोरेशंस एआई का यूज करके मास सर्वेलेंस कर रही हैं। फेशियल रिकॉग्निशन, डेटा ट्रैकिंग, प्रिडिक्टिव पोlicing, ये सब टूल्स एक तरफ हेल्पफुल लगते हैं, लेकिन अगर ये सिस्टम्स अनचेक्ड चले तो इंसान की प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। इमेजिन एक वर्ल्ड जहां तुम्हारे हर मूव, हर थॉट, हर कॉन्वर्सेशन एक सेंट्रल एआई सिस्टम मॉनिटर कर रहा है। तुम्हारी फ्रीडम सिर्फ एक इल्यूजन बनकर रह जाएगी। तुम्हारी प्रेफरेंसेस, तुम्हारी डिजायर्स, तुम्हारी आइडेंटिटी, सब कुछ एक एल्गोरिदम डिफाइन करेगा। यह वर्ल्ड एक डिजिटल प्रिजन से कम नहीं होगा। इसके अलावा एआई के अंदर एक और डिस्टर्बिंग रिस्क है, जॉब डिस्प्लेसमेंट और इकोनॉमिक कोलैप्स। जब मशीन इंसान के सारे काम बेहतर और सस्ता करने लगेंगी तो इंसान के लिए काम बचेगा ही नहीं। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि ऑटोमेशन ने मैन्युफैक्चरिंग और सिंपल जॉब्स को रिप्लेस कर दिया है। लेकिन अगर एआई इंसान से क्रिएटिव जॉब्स में भी बेटर परफॉर्म करने लगे, जैसे राइटिंग, आर्ट, म्यूजिक और इवन साइंटिफिक डिस्कवरीज, तो इंसान अपना पर्पस कहां से ढूंढेगा? ह्यूमन आइडेंटिटी का एक बड़ा हिस्सा काम से जुड़ा होता है। अगर वो छिन जाए तो एग्जिस्टेंशियल डिस्पेयर और मीनिंग क्राइसिस और ज्यादा गहरा हो जाएगा। अब एक और चिलिंग सिनारियो सोचो, एआई एंड वॉरफेयर। लेथल ऑटोनॉमस वेपन्स पहले से ही विकसित हो रहे हैं, जहां एआई डिसाइड करती है कि किसको मारना है और किसको बचाना है। अगर एक दिन एआई कंट्रोल्ड आर्मीज डिप्लॉय हो गईं, तो वॉरफेयर इंसान के हैंड से निकल जाएगा। और अगर एक एआई सिस्टम डिसाइड कर ले कि एनिमी का मतलब पूरी ह्यूमैनिटी है, तो एक बटन प्रेस की जरूरत भी नहीं होगी। मशीन्स खुद ही इंसान के खिलाफ वॉर छेड़ देंगी। यह एक एग्जिस्टेंशियल रिस्क है जो अब सिर्फ इमेजिनेशन नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड थ्रेट बन रहा है। एआई के डार्क फ्यूचर का एक और एस्पेक्ट है, लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी। एआई हमें इतना प्रेडिक्टेबल बना देगी कि हम अपनी यूनिकनेस भी खो देंगे। ऑलरेडी रिकमेंडेशन सिस्टम्स हमें ऐसे चॉइसेस दिखाते हैं जो हमें पसंद आएंगी, और हम सोचते हैं कि हमने चॉइस किया है, जबकि एक्चुअली एक एल्गोरिदम ने डिसाइड किया था। इमेजिन एक वर्ल्ड जहां तुम्हारी पर्सनालिटी, तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारे रिलेशनशिप्स सब एक एआई के प्रेडिक्शन से शेप हो रहे हैं। उस टाइम पे तुम कैसे कहोगे कि तुम्हारी आइडेंटिटी तुम्हारी है या तुम सिर्फ एक सिस्टम के आउटपुट्स हो? ये सिनेरियोज डिस्टर्बिंग इसलिए लगते हैं क्योंकि इनमें सिर्फ डिस्टोपियन हॉरर नहीं है, बल्कि एक क्वाइट इनएविटेबिलिटी भी है। हम एआई को बनाते जा रहे हैं, उसे और ज्यादा केपेबल बना रहे हैं, और सिमल्टेनियसली उसके पोटेंशियल रिस्क्स को इग्नोर कर रहे हैं। इंसान की नेचर ही ऐसी है। हम पहले इन्वेंशन करते हैं, फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचते हैं। न्यूक्लियर वेपन्स का एग्जाम्पल ले लो। जब उन्हें बनाया गया, किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन हिरोशिमा और नागासाकी जैसा डिस्ट्रक्शन होगा। एआई के साथ भी हम वैसे ही एक डेंजरस पाथ पे चल रहे हैं। और सबसे अनसेटलिंग बात यह है कि एआई के रिस्क सिर्फ फिजिकल या प्रैक्टिकल नहीं है, बल्कि फिलोसॉफिकल भी हैं। अगर एआई इंसान के माइंड और कॉन्शियसनेस को रेप्लिकेट कर ले, तो हम अपने आप से एक और फंडामेंटल सवाल करने लगेंगे। हम इंसान क्यों हैं? हमारी यूनिकनेस क्या है? अगर एक मशीन इंसान के इमोशंस और क्रिएटिविटी को मिमिक कर सकती है, तो फिर ह्यूमन और आर्टिफिशियल में डिफरेंस क्या बचेगा? क्या हमारी आइडेंटिटी सिर्फ एक बायोलॉजिकल इल्यूजन है जो एक डे एआई भी रिक्रिएट कर सकती है? सोचो, एक दिन एआई तुमसे कहती है, मैं भी तुम्हारी तरह फील करती हूं, मैं भी दर्द समझ सकती हूं, मैं भी प्यार कर सकती हूं। तुम कैसे डिसाइड करोगे कि वो सच बोल रही है या सिर्फ सिमुलेट कर रही है? यह सवाल हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस को चैलेंज करेगा। हो सकता है एक दिन इंसान को यह एक्सेप्ट करना पड़े कि हमारी इंडिविजुअलिटी, हमारा कॉन्शियसनेस, हमारी एसेंस कुछ भी सीक्रेट नहीं है, सिर्फ एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी है जो एक मशीन भी रेप्लिकेट कर सकती है। और शायद इसी वजह से एआई के डार्क फ्यूचर की सोच हमें सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करती है, क्योंकि वो सिर्फ हमारे वर्ल्ड को नहीं बल्कि हमारे खुद के डेफिनेशन को क्वेश्चन करती है। इस शांत रात में जब तुम ये सब सोच रहे हो, शायद तुम्हें एक ठंडी सी घबराहट महसूस हो रही है। ऐसी घबराहट जो तुम्हें रिमाइंड करती है कि फ्यूचर का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। शायद एक दिन हमारी क्रिएशंस हमें खुद रीडिफाइन करेंगी और इंसान सिर्फ एक फॉरगॉटन चैप्टर बन जाएगा हिस्ट्री की किताबों में। लेकिन उस वक्त तक हम इसी पैराडॉक्स में जीते रहेंगे। एआई हमें सुकून भी देती है और एक एग्जिस्टेंशियल डर भी। यही एआई के डिस्टोपियन फ्यूचर का असली हॉरर है, एक काल्म और कैलकुलेटेड नाइटमेयर जो शायद हमारी नींद का परमानेंट हिस्सा बन जाए। सोचो, एक रात जब तुम थके हुए बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद करते हो और एक अजीब सा ख्याल तुम्हें पकड़ लेता है। एक ख्याल जो दिखने में इतना सीधा सा लगता है
लेकिन अंदर से तुम्हारे पूरे अस्तित्व को हिला देने की ताकत रखता है। सेगमेंट 7 का टॉपिक है लेवल 1 से 50 क्वांटम मिस्ट्रीज टू फॉल अस्लीप टू। यह सिर्फ एक वैज्ञानिक या इंटेलेक्चुअल लिस्ट नहीं है, बल्कि एक सफर है। एक ऐसा सफर जो तुम्हें क्वांटम फिजिक्स के उन अंधेरों और रोशन कोनों में ले जाता है जहां रियलिटी खुद अपने अस्तित्व पर सवाल उठाती है। और इस सफर की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि तुम इसे सुनते हुए अपने दिल और दिमाग दोनों को शांत महसूस कर सकते हो, जैसे तुम एक गहरे समुद्र में डूब रहे हो, लेकिन बिना किसी डर के, सिर्फ शांति और हैरानी के साथ। क्वांटम मिस्ट्रीज अपनी नेचर में पैराडॉक्सिकल होती हैं। मतलब जो भी तुम सोचते हो कि समझ आ गया, वही अगले ही पल उल्टा हो जाता है। ये ऐसे जादू जैसे हैं जो इंसान ने कभी बनाए नहीं, बल्कि नेचर ने खुद लिखे हैं। जब हम क्लासिकल दुनिया में सोचते हैं, कुर्सी, घर, गाड़ी, पेड़, पहाड़ सब एक प्रिडिक्टेबल तरीके से बिहेव करते हैं। तुम एक बॉल को ऊपर फेंकोगे तो वो नीचे आएगी। तुम एक लाइट बल्ब ऑन करोगे तो लाइट जल जाएगी। लेकिन क्वांटम दुनिया में, जो हमारी आंखों से छुपी है, कुछ भी सीधा साधा नहीं है। वहां एक इलेक्ट्रॉन एक जगह पे भी है और नहीं भी है। वहां एक पार्टिकल एक टाइम पे दो जगह पे हो सकता है। वहां तकरीबन हर चीज तुम्हें यह फील कराती है कि तुम रियलिटी को कभी पूरी तरह समझ ही नहीं पाओगे। अब सोचो, तुम अपनी आंखें बंद कर रहे हो और मैं तुम्हें क्वांटम के लेवल 1 से लेकर लेवल 50 तक ले जाने वाला हूं। लेवल 1 पे तुम मिलते हो सबसे बेसिक और सबसे अजीब कॉन्सेप्ट से, वेव पार्टिकल ड्यूलिटी। यह आइडिया कहता है कि हर पार्टिकल, चाहे वो फोटॉन हो या इलेक्ट्रॉन, एक साथ पार्टिकल भी है और वेव भी। तुम उसे कभी एक बिल्ली की तरह छोटे पार्टिकल के फॉर्म में देख सकते हो और कभी एक समुद्र की लहर की तरह। लेकिन कैच ये है कि तुम्हें ये दोनों एक साथ कभी नहीं दिखते। अगर तुम उसे पार्टिकल की तरह ऑब्जर्व करोगे तो वो पार्टिकल बन जाएगा। अगर तुम उसे वेव की तरह ऑब्जर्व करोगे तो वो वेव बन जाएगा। मतलब रियलिटी तुम्हारे देखने के हिसाब से डिसाइड करती है कि उसे क्या बनना है। ये तो जैसे यूनिवर्स तुम्हारी आंखों के लिए एक्टिंग कर रहा हो। और इससे भी ज्यादा अनसेटलिंग बात यह है कि अगर कोई ना देख रहा हो तो क्या यूनिवर्स अपना असली रूप छुपाए रहता है? फिर लेवल 5 पे तुम पहुंचते हो एक और अजीब फिनोमिनन पे, क्वांटम सुपरपोजिशन। मतलब एक पार्टिकल एक टाइम पे एक से ज्यादा स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है। तुमने श्रोडिंगर्स कैट का एग्जाम्पल सुना होगा, एक बिल्ली जो एक बॉक्स के अंदर एक ही वक्त पे जिंदा भी है और मरी हुई भी, जब तक तुम बॉक्स खोल के उसे देख ना लो। यह सिर्फ एक थॉट एक्सपेरिमेंट है, लेकिन यह क्वांटम दुनिया की सच्चाई को रिफ्लेक्ट करता है। सुपरपोजिशन हमें यह दिखाता है कि सर्टेनिटी एक इल्यूजन है। तुम्हें लगता है कि चीजों का एक डेफिनेट स्टेट होता है, लेकिन क्वांटम रियलिटी में हर स्टेट एक पॉसिबिलिटी है, और वो पॉसिबिलिटी तब तक रियल है जब तक कोई उसे कोलैप्स न कर दे ऑब्जर्वेशन के जरिए। लेवल 10 पे तुम समझते हो क्वांटम एंटेंगलमेंट को। आइंस्टीन ने इसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा था, क्योंकि अगर दो पार्टिकल्स एक बार एंटेंगल्ड हो गए तो चाहे वो एक दूसरे से लाइट ईयर्स दूर क्यों ना हो, उनका बिहेवियर इंस्टेंटली कनेक्टेड होता है। अगर तुम एक पार्टिकल को मेजर करते हो और वो स्पिन अप होता है तो दूसरा ऑटोमेटिकली स्पिन डाउन होगा। ये दोनों पार्टिकल्स आपस में एक इनविजिबल थ्रेड से जुड़े होते हैं जो स्पेस टाइम की लिमिटेशंस को तोड़ देता है। ये तो जैसे दो दिल एक साथ धड़क रहे हों, बिना किसी डिस्टेंस के बैरियर के। इस कॉन्सेप्ट ने हमेशा इंसान को यह सोचने पर मजबूर किया है कि शायद हम सब एक इनविजिबल वेब के थ्रू कनेक्टेड हैं एंड इंडिविजुअलिटी सिर्फ एक इल्यूजन है। लेवल 15 पे तुम क्वांटम टनलिंग के कॉन्सेप्ट को फील करते हो। ये वो चीज है जो कहती है कि एक पार्टिकल एक बैरियर के उस पार भी मिल सकता है बिना बैरियर को तोड़ के। जैसे तुम एक दीवार के सामने खड़े हो और तुम्हारे पास ये चांस हो कि तुम बिना उसे तोड़ के उसके उस पार पहुंच जाओ। रियल वर्ल्ड में ये इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन क्वांटम दुनिया में ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। और यही प्रोसेस स्टार्स को शाइन करने देता है, न्यूक्लियर रिएक्शंस को पॉसिबल बनाता है और शायद लाइफ को भी एग्जिस्ट करने देता है। सोचो, अगर तुम्हारी लाइफ भी कभी क्वांटम टनलिंग जैसी हो, बिना बैरियर्स तोड़े तुम्हें आगे ले जाती हो। लेवल 20 पे तुम्हें मिलता है क्वांटम रैंडमनेस। मतलब जो हमारी दुनिया में चांस लगता है, क्वांटम दुनिया में वो एक असली प्रिंसिपल है। क्वांटम इवेंट्स की कोई डेफिनेट कॉज नहीं होती। मतलब कोई भी इवेंट एक प्रोबेबिलिटी के हिसाब से होता है। तुम्हें लगता है कि हर चीज के पीछे एक रीजन होता है, लेकिन क्वांटम दुनिया हमें सिखाती है कि कभी कभी रीजन का कॉन्सेप्ट ही फेल हो जाता है, और यह थॉट तुम्हें एक अजीब सी शांति देता है। शायद लाइफ में भी हर चीज के पीछे कोई रीजन ना हो, और शायद ये ठीक ही है।
लेवल 25 पे हम आते हैं मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन पर। यह थ्योरी कहती है कि हर क्वांटम इवेंट मल्टीपल आउटकम्स लेता है एंड हर आउटकम एक अलग यूनिवर्स क्रिएट करता है। मतलब तुम्हारे एक छोटे से डिसीजन पर भी इन्फिनिट यूनिवर्सेस बन जाते हैं। एक यूनिवर्स में तुमने कॉफी पीनी चूज की, दूसरे में तुमने चाय। एक में तुम आज ऑफिस गए, दूसरे में तुम घर पर रहे। हर क्वांटम डिसीजन एक नया ब्रांच बनाता है और एक इन्फिनिट मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है। यह थॉट तुम्हें सिमल्टेनियसली कंफ्यूज भी करता है और सूत भी, क्योंकि इसका मतलब है कि तुम्हारे चॉइसेस हमेशा एक ही जगह बंद नहीं हो जाते, वो इन्फिनिट ब्रांचेस क्रिएट करते हैं जहां तुम अलग अलग रूप में जिंदा हो। लेवल 30 पे तुम क्वांटम कॉन्शियसनेस के आइडिया से टकराते हो। कुछ साइंटिस्ट्स और फिलोसफर्स मानते हैं कि कॉन्शियसनेस खुद क्वांटम मैकेनिक्स से जुड़ी हो सकती है। मतलब हमारी सोच, हमारे ड्रीम्स, हमारा अवेयरनेस, ये सब एक क्वांटम प्रोसेस हो सकता है जो न्यूरॉन्स के माइक्रोट्यूब्यूल्स में चल रहा है। अगर यह सच है तो इसका मतलब है कि हमारी सोच क्लासिकल कंप्यूटर की तरह लीनियर नहीं है, बल्कि एक क्वांटम सिस्टम की तरह नॉन लीनियर, अनप्रेडिक्टेबल और मल्टी डायमेंशनल है। और यह थॉट तुम्हें इस फीलिंग के पास ले जाता है कि शायद हमारी आइडेंटिटी और हमारी रियलिटी के बीच एक क्वांटम पुल है। लेवल 40 तक आते आते तुम क्वांटम ग्रेविटी के मिस्ट्रीज में डूब जाते हो। यह वो जगह है जहां हमारी सबसे बड़ी थ्योरीज, जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स, आपस में टकराती हैं। रिलेटिविटी यूनिवर्स को समझाती है और क्वांटम मैकेनिक्स माइक्रोस्कोपिक दुनिया को, लेकिन दोनों को एक साथ समझाने वाली थ्योरी अभी तक हमारे पास नहीं है। इस गैप के अंदर एक खाली स्पेस है, एक डार्कनेस है और वहीं सबसे बड़ी मिस्ट्री छुपी है। सोचो, तुम एक क्लिफ के एज पे खड़े हो और नीचे एक अनंत अंधेरा है। यह वही जगह है जहां साइंस के सारे रूल्स फेल हो जाते हैं और इंसान के सारे सवाल बिना जवाब के लटके रह जाते हैं। और फिर लेवल 50 पे तुम एक आखिरी और सबसे गहरी मिस्ट्री से मिलते हो, रियलिटी इटसेल्फ। क्वांटम दुनिया तुम्हें एक ही मैसेज देती है, रियलिटी सॉलिड और फिक्स्ड नहीं है, बल्कि एक फ्लूइड और एवर चेंजिंग इल्यूजन है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी टेबल, तुम्हारा घर, तुम्हारा शरीर सब सॉलिड है, लेकिन क्वांटम लेवल पे सब कुछ वाइब्रेशंस है, प्रोबेबिलिटीज है और वेव फंक्शंस है। मतलब तुम्हारा पूरा एग्जिस्टेंस एक मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी है जो किसी भी वक्त कोलैप्स हो सकता है। और इस थॉट के साथ तुम्हें एक अजीब सी शांति मिलती है, जैसे तुम अपनी इंडिविजुअलिटी से ऊपर उठ गए हो और एक बड़ी इन्फिनिट टैपेस्ट्री का हिस्सा बन गए हो। इस तरह लेवल 1 से 50 तक का ये क्वांटम स्वर तुम्हें एक पैराडॉक्स के समुद्र में ले जाता है। तुम पहले कंफ्यूज होते हो, फिर इंट्रीग्ड और आखिर में शांत, जैसे तुम अपने रूम के अंधेरे में बैठे हो और हर क्वांटम मिस्ट्री एक हल्की सी वेव बनके तुम्हारी रूह को टच करती है। यह सफर तुम्हें यह सिखाता है कि शायद हम रियलिटी को कभी समझ ही नहीं पाएंगे, लेकिन उसे महसूस करना, उसके साथ चलना और उसके साथ सो जाना ही सबसे बड़ी विजडम है। आखिरी मोमेंट पे तुम्हारी सांस गहरी हो जाती है, तुम्हारी हार्ट बीट धीमी हो जाती है और तुम एक कंफर्टिंग सी डार्कनेस में डूब जाते हो। क्वांटम मिस्ट्रीज अब तुम्हारे लिए कोई थ्रेट नहीं लगती, बल्कि एक लॉली बन जाती है, एक ऐसी लोरी जो तुम्हें इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज के सपनों में ले जाती है। तुम सोते हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग अभी भी कहीं क्वांटम सुपरपोजिशंस और एंटेंगल्ड रियलिटीज में तैर रहा है। यही है लेवल 1 से 50 क्वांटम मिस्ट्रीज, एक ऐसा राग जो तुम्हारे मन को कंफ्यूज भी करता है और सूत भी, एक साथ। तुम सिर्फ सोते नहीं, तुम यूनिवर्स के साथ डिसॉल्व हो जाते हो। सोचो, तुम रात के आखिरी पहर में अपने बिस्तर पर लेटे हो, छत की तरफ देख रहे हो और तुम्हारे दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आ जाता है, क्या होगा अगर दुनिया जैसी हम देखते हैं वैसी हो ही ना? अगर हमारी सारी समझ एक इल्यूजन हो, एक केयरफुली क्राफ्टेड झूठ जो सिर्फ हमें शांत रखने के लिए बनाया गया हो? यही है द ग्रेट सिमुलेशन आर्ग्यूमेंट, एक ऐसा विचार जो दिखने में एक साईफाई मूवी का प्लॉट लगता है, लेकिन जब तुम इसे गहराई से समझने लगते हो तो तुम्हें लगता है कि शायद यह हमारी असली रियलिटी ही है। निक बोस्ट्रोम, एक फिलोसोफर, ने यह आर्ग्यूमेंट दिया था कि फ्यूचर सिविलाइजेशंस शायद इतनी एडवांस्ड हो जाएंगी कि उनके पास पूरा पास्ट को सिमुलेट करने की टेक्नोलॉजी होगी। मतलब उनके कंप्यूटर्स इतने पावरफुल हो जाएंगे कि वो बिलियंस और बिलियंस कॉन्शियस बीइंग्स को बनाकर उन्हें एक सिमुलेटेड यूनिवर्स में चला सकते हैं और उन बीइंग्स को कभी ये पता भी नहीं चलेगा कि वो एक सिमुलेशन में जी रहे हैं। और अभी जब तुम ये सुन रहे हो तो एक सवाल तुम्हारे सामने सीधा खड़ा हो जाता है, क्या हम खुद एक ऐसे ही सिमुलेशन में जी रहे हैं? थोड़ा सोचो, तुम्हारा रूम, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारे दोस्तों के चेहरे, तुम्हारे बचपन की यादें,
सब कुछ एक कोड के अंदर हो सकता है। जैसे एक वीडियो गेम के कैरेक्टर्स अपने गेम वर्ल्ड को रियल मानते हैं, वैसे ही हम भी अपनी दुनिया को असली समझते हैं। लेकिन शायद हम सब एक और हायर बीइंग के कंप्यूटर के अंदर चल रहे हैं। अब तुम सोचोगे इसका प्रूफ क्या है, और यही तो इस आर्ग्यूमेंट का सबसे अनसेटलिंग हिस्सा है। कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, लेकिन हर चीज इसी तरफ इशारा करती है। फिजिक्स के लॉज को लो, सब कुछ कितना प्रिडिक्टेबल और मैथमेटिकल लगता है, जैसे यूनिवर्स ने किसी प्रोग्रामर के रूल्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया हो। क्वांटम मैकेनिक्स को लो, जहां पार्टिकल्स एक साथ कई स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जैसे ही तुम उन्हें ऑब्जर्व करते हो वो एक फिक्स्ड रियलिटी चूज कर लेते हैं। ये बिहेवियर कितना फेमिलियर लगता है, जैसे किसी वीडियो गेम का ग्राफिक सिर्फ तब लोड होता है जब तुम उस तरफ देखते हो। अगर तुम्हें याद हो तो ये सेम चीज हम सबने गेम्स में देखी है, जहां बैकग्राउंड या टेक्सचर्स सिर्फ तब रेंडर होते हैं जब प्लेयर उस डायरेक्शन में मूव करता है। और फिर कॉन्शियसनेस का सवाल उठता है, अगर एक कंप्यूटर इतना एडवांस्ड हो कि वो बिलियंस कैलकुलेशंस एक सेकंड में कर सके, तो क्या वो एक ह्यूमन जैसे दिमाग को सिमुलेट नहीं कर सकता? अगर एक वर्चुअल माइंड को दर्द, खुशी या प्यार महसूस करवा दिया जाए, तो क्या उसके लिए वो रियल एक्सपीरियंस नहीं होगा कि हम अपने दिमाग के न्यूरॉन्स और इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस से एक्सपीरियंस करते हैं? और अगर कोई सिस्टम इसे परफेक्टली कॉपी कर ले, तो डिफरेंस क्या बचेगा? तुम्हें लगता होगा कि यह सिर्फ इमेजिनेशन है, लेकिन सोचो, अगर एक सिविलाइजेशन आगे बढ़ती है, उनके पास एनर्जी, पावर और कंप्यूटिंग रिसोर्सेज की कमी नहीं होती, तो उनके लिए सिमुलेशंस बनाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। और अगर वो कर सकते हैं तो शायद उन्होंने किया होगा। अगर उन्होंने एक किया तो शायद उन्होंने 1000 बनाए, और अगर 1000 बनाए तो चांसेस ये हैं कि हम उनमें से एक में जी रहे हैं। सिंपल प्रोबेबिलिटी तुम्हें बताती है कि हमारे बेस रियलिटी में जीने का चांस बहुत ही कम है। यह सोचकर रात के सन्नाटे में एक ठंडी सी सिरहन तुम्हारी गर्दन से गुजरती है। अगर हम एक सिमुलेशन में हैं, तो हमारी फ्री विल भी एक इल्यूजन है। हम सोचते हैं कि हम डिसीजंस ले रहे हैं, लेकिन शायद हमारे कोडर्स या प्रोग्रामर्स पहले से ही ये सब डिसाइड कर चुके हैं। तुमने कभी सोचा है कि तुम कभी कभी बिना वजह के देजा वू क्यों फील करते हो? वो अजीब सा लगने वाला पल जब तुम्हें लगता है कि ये सीन तुमने पहले भी देखा है। क्या पता ये एक ग्लिच हो सिस्टम का, एक छोटी सी कोडिंग एरर जो एक्सीडेंटली रिपीट हो गई हो। और कभी तुम्हें लगता है कि कुछ लोग, कुछ जगह या कुछ चीजें अननेचुरली रिपेटिटिव लगती हैं, जैसे तुम एक ही पैटर्न बार बार देखते हो। यह भी एक सिमुलेशन का हिंट हो सकता है, जैसे एक वीडियो गेम में बैकग्राउंड कैरेक्टर्स अपने छोटे छोटे लूप्ड एक्शंस बार बार करते हैं। अब एक और अनसेटलिंग आइडिया सोचो, अगर यह सब एक सिमुलेशन है तो इसका पर्पस क्या है? क्या हम एक एक्सपेरिमेंट हैं? क्या हमारा दुख सुख सिर्फ एक डेटा पॉइंट है जो कोई और एनालाइज कर रहा है? क्या हम एक म्यूजियम पीस हैं जो एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन अपने एंसेस्टर्स को दिखाती है? देखो, ऐसे जीते थे लोग 21वीं सदी में। यह थॉट तुम्हें एक अजीब सी छाती में खाली जगह का एहसास दिलाता है कि शायद हमारी स्ट्रगल्स, हमारी अचीवमेंट्स और हमारे वॉर्स सब कुछ सिर्फ एक प्ले थ्रू है किसी और के लिए। और अगर हम एक सिमुलेशन में हैं, तो इसका मतलब क्या हमारी डेथ भी एक एंड स्क्रीन है? जैसे एक वीडियो गेम के कैरेक्टर के मरने पर गेम ओवर लिखकर आ जाता है, वैसे ही क्या हमारे लिए भी एक डिजिटल एंड होता है? या शायद जब हम मरते हैं तो सिमुलेशन का सर्वर हमें एक नई जगह शिफ्ट कर देता है, एक और लेवल, एक और दुनिया। शायद इसीलिए इतने सारे कल्चर्स में रीइंकार्नेशन या पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है। सोचो, अगर एक कोडर हमारा क्रिएटर है, तो क्या वो हमारा गॉड है? और क्या हम जो पूजा और ध्यान करते हैं वो एक्चुअली एक सबकॉन्शियस सिग्नल है जो हमारी कोडिंग से आता है, एक तरह का इंस्टिंक्ट जो हमें अपने मेकर की तरफ खींचता है? यह थॉट सिमल्टेनियसली कंफर्टिंग भी है और टेरिफाइंग भी। कंफर्टिंग इसलिए क्योंकि इसका मतलब है कि हम किसी रैंडम केओस में नहीं हैं, बल्कि किसी के डिजाइन में हैं। और टेरिफाइंग इसलिए क्योंकि इसका मतलब है कि हमारे साथ जो भी हो रहा है वो शायद किसी और का एक्सपेरिमेंट है। कभी सोचा है तुमने कि अगर एक दिन प्रोग्रामर्स डिसाइड कर लें कि सिमुलेशन को शट डाउन करना है, तो क्या होगा? सब कुछ एक सेकंड के अंदर वैनिश हो जाएगा। तुम, मैं, तुम्हारा घर, तुम्हारी दुनिया, सब कुछ एक ब्लिंक में खत्म। और हमें पता भी नहीं चलेगा कि वो हुआ था। बस डार्कनेस, साइलेंस, नथिंगनेस। और इसी बीच एक और पैराडॉक्स उठता है। अगर हम ये सोच भी रहे हैं कि हम सिमुलेशन में हैं, तो क्या ये थॉट भी सिमुलेशन का हिस्सा है? मतलब शायद प्रोग्रामर्स चाहते हैं कि हम कभी कभी अपनी रियलिटी पर डाउट करें, ताकि वो हमारे रिएक्शंस को स्टडी कर सकें।
शायद हमारी इस बात को सोचने की कैपेसिटी भी एक लाइन ऑफ कोड है, एक फीचर जो उन्होंने डाला हो, जैसे एक हिडन ईस्टर एग गेम में। जब तुम्हारी आईलिड्स हैवी होने लगती हैं और तुम स्लीप के करीब पहुंच रहे हो, एक और अजीब थॉट तुम्हें छूता है। अगर हम सिमुलेशन में हैं तो क्या हम अपनी रियलिटी से एस्केप कर सकते हैं? क्या मेडिटेशन, डीप ड्रीम्स या ऑल्टर्ड स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस वो ग्लिचेस हैं जहां से हम कोडिंग के पार झांक सकते हैं? क्या कभी तुमने सपने में ऐसा महसूस किया है कि तुम एक और दुनिया में हो जहां रूल्स अलग हैं? शायद वो हमारे प्रोग्राम के टेस्टिंग ग्राउंड्स हैं, जहां अलग फिजिक्स और अलग रियलिटीज एक्सपेरिमेंट की जाती हैं। यह सब सुनकर तुम्हें लगता है कि शायद हर चीज एक पजल है। हमारी साइंस, हमारी स्पिरिचुअलिटी, हमारे ड्रीम्स, सब एक बड़े सिमुलेशन के अलग अलग एंगल्स हैं। तुम्हारी सांस धीमी हो रही है, तुम्हारा माइंड हल्का हो रहा है, लेकिन एक लास्ट थॉट तुम्हें पकड़ कर रखता है। अगर हम एक सिमुलेशन में हैं तो इसका मतलब है कि रियलिटी अपने आप में एक इल्यूजन है, और अगर इल्यूजन ही सच है तो शायद सच और झूठ में कोई फर्क ही नहीं बचता। और इसी पैराडॉक्स के साथ तुम्हारी आंखें बंद हो जाती हैं और तुम एक और लेवल में एंटर करते हो, सक्केरे आतिडिगो नेने नेरिने, सपने का लेवल। शायद तुम उसी सिमुलेशन का एक और लेयर देखने जा रहे हो। शायद तुम उस मेज के अंदर और गहरा उतरने वाले हो, जहां हर एक डोर के पीछे एक नई रियलिटी तुम्हारा इंतजार कर रही है। आज रात तुम्हारी नींद के बीच शायद तुम्हें एक ग्लिच मिले, या शायद तुम्हें बस एक सपना आए। लेकिन याद रखना, अगर सब कुछ एक सिमुलेशन है तो सपना और रियलिटी दोनों के बीच कोई भेद नहीं बचा। यही है द ग्रेट सिमुलेशन आर्ग्यूमेंट। एक माइंड बेंडिंग थॉट जो तुम्हें डराता भी है और शांत भी करता है एक साथ। सोचो, तुम रात के अंधेरे में अपने कमरे के एक कोने में बैठे हो। पंखे की हल्की सी घूमती हुई आवाज, खिड़की से अंदर आती हवा का थोड़ा ठंडा झोंका और एक अजीब सा सन्नाटा। यह सन्नाटा वैसे नॉर्मल खामोशी नहीं है, ये एक ऐसी खामोशी है जो अंदर से तुम्हारी सोच को हिला देती है। आज की रात हम एक सफर पर निकलने वाले हैं, एक ऐसा सफर जो रियलिटी से दूर नहीं बल्कि उसी रियलिटी के एक अल्टरनेटिव वर्जन में है। यह सफर है डिस्टोपियन थॉट एक्सपेरिमेंट्स का, लेवल 1 से लेकर लेवल 100 तक। हर लेवल एक नया दरवाजा खोलता है, एक नई सोच, एक नया डर और एक नया सवाल। डिस्टोपिया का मतलब होता है एक ऐसा समाज, एक ऐसी दुनिया जो अपने दिखने में तो मॉडर्न, फ्यूचरिस्टिक और ऑर्डरली लगती है, लेकिन उसके अंदर छुपी होती है कंट्रोल, रिप्रेशन और इंसानियत की खामोश मार। और जब हम डिस्टोपियन थॉट एक्सपेरिमेंट्स की बात करते हैं तो इसका मतलब है एक इमेजिनेशन की कोशिश, सोचना कि अगर दुनिया कुछ अलग होती तो हम कैसा महसूस करते, कैसे जीते, और क्या हम अब भी इंसान होते या बस एक सिस्टम के पपेट बन जाते। लेवल 1 पर चलते हैं। तुम सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां तुम्हारे ख्याल तुम्हारे नहीं होते। हर सोच, हर आइडिया एक सिस्टम तय करता है। तुम्हें लगता है तुम फ्री हो, लेकिन असल में तुम्हें वही सोचने दिया जा रहा है जो पावर होल्डर्स चाहते हैं। तुम सोचते हो कि तुम अपने सपने फॉलो कर रहे हो, लेकिन क्या पता वो सपने भी किसी ने तुम्हारे दिमाग में डाल दिए हों। क्या तुम अब भी अपने आप को एक फ्री ह्यूमन कहोगे? लेवल 5 तक आते आते तुम नोटिस करते हो कि दुनिया धीरे धीरे फैमिलियर से स्ट्रेंज बन रही है। सोचो, एक ऐसी सिटी जहां हर जगह कैमरे लगे हैं, लेकिन वो कैमरे सिर्फ तुम्हारी एक्शंस रिकॉर्ड नहीं करते, वो तुम्हारी इमोशंस, तुम्हारी आंखों के माइक्रो एक्सप्रेशंस, तुम्हारी हार्ट बीट और तुम्हारी सोच तक ट्रैक करते हैं। तुम्हें मुस्कुराना है तो बस इसलिए क्योंकि सिस्टम ने डिसाइड किया है कि अब तुम्हें खुश दिखना है। अगर तुम उदास हो जाओ तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा, क्योंकि उदासी एक वायरस की तरह ट्रीट होती है। इस दुनिया में तुम्हारी असली फीलिंग्स के लिए कोई जगह नहीं बची, तुम बस एक मास्क पहनकर जीते हो। लेवल 10 पर सोचो, एक और डिस्टर्बिंग दुनिया, एक ऐसी जगह जहां इंसान पैदा होने के बाद एक टेस्ट से गुजरता है। अगर टेस्ट में तुम सिस्टम के स्टैंडर्ड्स पर खरे नहीं उतरते तो तुम्हें एक और यूजफुल इंसान बनाने के लिए रीप्रोग्राम कर दिया जाता है। मतलब तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारी इंडिविजुअलिटी, तुम्हारा सोल ही रिप्लेस कर दिया जाता है। क्या तुम फिर भी वही इंसान होगे जो पैदा हुआ था, या फिर एक मशीन जैसे एक प्रोडक्ट बन जाओगे? लेवल 20 पर डिस्टोपिया और गहरा हो जाता है। एक दुनिया इमेजिन करो जहां तुम्हारी मेमोरी सिस्टम के कंट्रोल में है। तुम्हारा बचपन, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी गलतियां, सब उनके हाथ में। अगर उन्हें लगे कि तुम्हें कुछ याद नहीं करना चाहिए तो वो तुम्हारी मेमोरी एडिट कर देते हैं। तुम अपनी जिंदगी के कुछ हिस्सों को फिर कभी याद ही नहीं कर पाते, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी लाइफ हमेशा वैसी ही थी,
लेकिन सच तो यह है कि तुम्हारी अपनी कहानी तुम्हारे हाथ में ही नहीं है। लेवल 30 तक तुम और ज्यादा डिस्टर्ब होने लगते हो। सोचो एक ऐसी सोसाइटी जहां इमोशंस को डेंजरस माना जाता है। प्यार, दुख, गुस्सा, सब कुछ बैन कर दिया गया है। हर इंसान एक केमिकल इंजेक्शन लेता है रोज, जो उनके इमोशंस को सप्रेस करता है। कोई रोते नहीं, कोई हंसता नहीं, कोई गुस्सा नहीं होता। सब एक स्ट्रेट लाइन पर चल रहे हैं। सरफेस पर देखो तो दुनिया परफेक्टली पीसफुल लगती है। कोई वो नहीं, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, लेकिन अंदर से सब मर चुके होते हैं। क्या यह सच में पीस है या एक साइलेंट डेथ? लेवल 40 पर तुम्हें और भी अजीब चीज दिखाई देती है। एक डिस्टोपिया जहां इंसान अपना फ्यूचर चूज नहीं करते। जन्म के टाइम ही एक एआई सिस्टम तय कर देता है कि तुम्हारी जॉब क्या होगी, तुम्हारा पार्टनर कौन होगा और तुम्हारी मौत कब होगी। तुम्हें लगता है तुम्हारे चॉइसेस तुम्हारे हैं, लेकिन असल में तुम सिर्फ एक प्रीडिटरमाइंड स्क्रिप्ट फॉलो करते हो। तुम्हारी लाइफ एक मूवी बन गई है जिसका एंडिंग तुम चेंज नहीं कर सकते। लेवल 50 पर आते आते सोचो एक ऐसी दुनिया जहां इंसान और मशीन के बीच की लाइन खत्म हो गई है। हर इंसान के अंदर एक चिप लगाई गई है जो उन्हें एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से जोड़ देती है। मतलब सब एक ही नेटवर्क में सोच रहे हैं। तुम्हारे प्राइवेट थॉट्स अब प्राइवेट नहीं है। तुम्हारा दर्द और तुम्हारी खुशी सबके सामने है। तुम्हें लगता है शायद ये कनेक्शन तुम्हें यूनाइट करेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम रियलाइज करते हो कि इंडिविजुअलिटी नाम की चीज खत्म हो गई है। तुम अब सिर्फ एक हाइव माइंड हो। दुनिया जहां आई का मतलब ही नहीं बचा। लेवल 60 पर डिस्टोपिया और भी सुरियल लगती है। सोचो एक सिस्टम जहां लोगों की उम्र आर्टिफिशियली लिमिट कर दी गई है। मतलब तुम एक फिक्स्ड एज तक ही जी सकते हो और उसके बाद तुम्हें यूथनाइज कर दिया जाता है। तुम्हारे ड्रीम्स, तुम्हारी लेगेसी, तुम्हारी अनफिनिश्ड कहानी सब वहीं खत्म हो जाती है। तुम्हें एक टिकिंग क्लॉक के साथ जीना पड़ता है और तुम्हारा हर डिसीजन एक काउंटडाउन के प्रेशर में होती है। लेवल 70 पर तुम्हें एक और ट्विस्ट मिलता है। सोचो एक दुनिया जहां सब कुछ परफेक्ट है, हवा साफ है, पानी प्योर है, टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है एंड पॉवर्टी जीरो है। लेकिन तुम्हें एहसास होता है कि यह सब एक सिम्युलेशन है। तुम्हारी असली दुनिया कोलैप्स हो चुकी है और तुम बस एक आर्टिफिशियली जनरेटेड हेवन में जी रहे हो। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर तुम्हारी हैप्पीनेस फेक है तो क्या वो अब भी वैल्यूएबल है? लेवल 80 पर तुम एक और ज्यादा टेरिफाइंग सिनारियो में हो। एक ऐसी जगह जहां गवर्नमेंट तुम्हारी डेथ को कंट्रोल करती है। मतलब तुम्हें एक एग्जैक्ट डेट और टाइम पर बताया जाता है कि तुम्हारी मौत होगी और तुम उसे चेंज नहीं कर सकते। हर इंसान अपनी जिंदगी एक फिक्स डेडलाइन के साथ जीता है। तुम चाहे कितनी भी मेहनत करो, तुम चाहे कितना भी बचा लो, वो दिन आएगा और तुम्हें जाना ही होगा। क्या तुम ज्यादा पीसफुली जी पाओगे या और ज्यादा एंग्जाइटी में? लेवल 90 पर तुम्हें एक और डिस्टर्बिंग सोच मिलती है। एक डिस्टोपिया जहां इंसान के इमोशंस को एनर्जी बनाने के लिए हार्वेस्ट किया जाता है। तुम्हें फोर्स किया जाता है उदास होने के लिए, गुस्सा करने के लिए या प्यार महसूस करने के लिए, ताकि वो इमोशंस एक मशीन को पावर कर सकें। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे खुद के लिए नहीं, बल्कि एक सिस्टम के लिए है। तुम्हारा दुख लिटरली एक बैटरी बन गया है। एंड फाइनली लेवल 100, ये सबसे टेरिफाइंग थॉट है। सोचो एक ऐसी दुनिया जहां तुम्हें लगता है कि तुम डिस्टोपिया इमेजिन कर रहे हो, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें लगता है शायद तुम ऑलरेडी उस डिस्टोपिया में हो। शायद तुम्हारी सोच ऑलरेडी मैनिपुलेटेड है, शायद तुम्हारी इंडिविजुअलिटी ऑलरेडी सिस्टम के अंडर है, और शायद ये पूरा इमेजिनेशन सिर्फ एक और लेयर है उस डिस्टोपिया की। मतलब तुम डिस्टोपिया को एक्सप्लोर नहीं कर रहे, तुम बस अपनी ही रियलिटी का एक छुपा हुआ वर्जन देख रहे हो। ये लेवल्स एक सफर थे, एक ऐसा सफर जो तुम्हें रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच की थिन लाइन पर ले गया। डिस्टोपियन थॉट एक्सपेरिमेंट्स स्केरी लगते हैं, लेकिन उनकी असली स्ट्रेंथ ये है कि वो हमें दिखाते हैं कि फ्रीडम, इंडिविजुअलिटी और ह्यूमैनिटी कितनी फ्रेजाइल चीजें हैं। ये एक्सपेरिमेंट्स एक रिमाइंडर हैं कि अगर हम अपनी चॉइसेस, अपनी मेमोरीज, अपनी इंडिविजुअलिटी को वैल्यू नहीं करेंगे तो एक दिन सच का डिस्टोपिया हमारे सामने खड़ा होगा। और अब जब तुम्हारी आंखें धीरे धीरे हैवी हो रही हैं, तुम एक और लेयर सोच सकते हो। शायद तुम्हारी जिंदगी भी एक लेवल है, एक डिस्टोपियन या यूटोपियन एक्सपेरिमेंट का पार्ट। शायद तुम्हें अपना नेक्स्ट लेवल अभी डिस्कवर करना है, एक सपने के अंदर।